मैं अक्सर नाइट की जॉब किया करता हूँ। उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे दिन में जागना पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरी मदर अकेली रहा करती हैं और अब से तकरीबन 7 साल पहले मेरे फादर हम दोनों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2019 और 20 चल रहा था और मैं अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे रहा था। तो जब मैं अपने इंटर के एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक कॉल सेंटर में जॉब किया करता था। ये जो कॉल सेंटर था वो बेसिकली, अगर आपने शफीक मोड़ का नाम सुना हो, उसके बिल्कुल सामने, यानी कि जहाँ पे फेडरल बी एरिया लगा करता है, उन्हीं किसी घरों में मेन रोड की एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे मौजूद था। अब क्योंकि एक छोटा सा कॉल सेंटर था तो वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये तक बन जाते थे और जाहिर सी बात है कि मेरी पॉकेट मनी के लिए या मेरी एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी थे। आमतौर पे जो मेरी जॉब की नेचर थी वो इस तरह से थी कि मैं शाम को 7 या 8 बजे तक जाता था और वापसी में रात के तकरीबन 3-3:30 बज जाया करते थे। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरा नाम सैफ है और मैं नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पे रहा करता हूँ। जब मैं उस कॉल सेंटर में जॉब किया करता था तो क्योंकि मेरा जो रास्ता था वो बिल्कुल सीधा सीधा था, यानी कि मैं शफीक मोड़ से निकलता, सीधा नागन वाला ब्रिज लेता और वहाँ से अंडा मोड़ की तरफ आ जाया करता था। लेकिन मेरी जो मदर थी वो अक्सर मुझे मना किया करती थी कि ये जो रास्ता है यहाँ से नहीं आया करो। उसकी वजह ये थी कि इस एरिया में ख़ासतौर पे नागन चौरंगी से जो अंडा मोड़ का रास्ता है वहाँ पे अक्सर मोबाइल स्नैचिंग, चोरी डकैती और इस तरह की वारदात हुआ करती थी। और ऐसा ही हुआ कि जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो एक दिन मेरा जो मोबाइल था वो स्नैच हो गया। अब मोबाइल स्नैच होने के बाद जाहिर सी बात है मुझे एक झटका लग चुका था, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि बजाय इसके कि मैं नागन के रास्ते से वापस आऊं, मैं सीधा सखी हसन की तरफ जाता और वहां से फिर कलंदरिया के रास्ते से अपने घर की तरफ आया करता था। अब जब से मैंने वहां से वापस आना शुरू किया था तो मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें थी जो महसूस हुआ करती थी। जैसे कि एक रात के तकरीबन 3-3:15 बजे का टाइम था और जैसे ही मैं कलंदरिया की तरफ मुड़ा, यानी सखी हसन से सीधा जाने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी औरत की चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब मुकम्मल तौर पे रोड पे सन्नाटा था, ना कोई गाड़ी मौजूद थी, ना ही करीबो जवार में लोग मौजूद थे। लेफ्ट साइड पे बंगले मौजूद थे, जबकि सीधे हाथ पे बंगलों के पीछे कब्रिस्तान मौजूद था। अब ये जो मुसलसल चीखने की आवाज़ आ रही थी ये कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी और बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जो बहुत परेशानी की आलम में है, या अल्लाह ना करे उसके साथ कोई इस तरह का मामला पेश आया है जिसकी वजह से वो ना सिर्फ चीख रही है बल्कि फरियादें कर रही है कि कोई उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। कुछ देर के लिए मैंने बाइक रोकी। बाइक रोकने के बाद इधर उधर का जायजा लिया और मेरे जहन में आया भी कि मैं राइट साइड पे मुड़ जाता हूँ, जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद है वहाँ जाके चेक करता हूँ, अल्लाह ना करे किसी की इज्जत को कोई ख़तरा मौजूद ना हो। और ऐसे ही हुआ कि मैंने अपनी जो बाइक थी उसको राइट साइड पे, यानी कब्रिस्तान की तरफ यू टर्न के ज़रिए मोड़ दिया। अब जैसे ही मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंचा, यानी कि मेरे और कब्रिस्तान के दरमियान में तकरीबन 20 या 25 फीट का फासला मौजूद था, तो अब ये जो औरत की चीखने की आवाज़ थी ये एकदम से आना ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह जाने मेरे अंदर इतना हौसला कहाँ से आया था कि मैं इस कब्रिस्तान के सामने रात के 3-3:30 बजे न सिर्फ खड़ा हुआ था बल्कि मैं उस औरत की मदद करना चाहता था। खैर कुछ देर तक जब उस औरत की आवाज़ मज़ीद सुनाई नहीं दी तो मैंने बाइक को दोबारा से स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद सीधा वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। एक अजीब बात थी कि उस पूरी रात, यानी जो भी टाइम बचा था, ना मुझे नींद आ सकी बल्कि मुझे अपने बेड पे, अपने गद्दे के ऊपर भी उस औरत की चीखने की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही थी और वाकई में मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई जहनी मरीज हो चुका हूँ, क्योंकि जब मैं कब्रिस्तान की तरफ गया था
तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही अपने घर आया तो दोबारा से उसके चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे तैसे ये रात गुजर गई और इत्तेफाक से जो अगले दिन थे, अगले 2 दिन तक ना सिर्फ हमारी छुट्टी थी, बल्कि मुझे इत्तेफाक से इस रोड से ना जाना हुआ और ना ही आना हुआ। अब 2 दिन के बाद यानी कि मंडे के दिन जब मैं दोबारा से अपने ऑफिस के काम निपटा के 3 साढ़े 3 बजे वापसी के लिए निकला, तो आज मुझे पहले से ही खौफ महसूस हो रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा सामना किसी ऐसी मखलूक से हो जिसको मैं देख के अपने होश गंवा बैठूं। बहरहाल अगर सीधा जाता तो चोरी डकैती का चक्कर था। बेहतर यही था कि मैं सखी हसन से राइट लूं और सीधा कलंदरिया की तरफ बढ़ता चला जाऊं। मैं बाइक को चौथे गियर में भगा रहा था और मेरी पूरी कोशिश थी कि 2 मिनट के अंदर अंदर सखी हसन से कलंदरिया तक पहुंच सकूं। अब जैसे ही मैं हैप्पी पैलेस स्कूल के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मुझे एकदम से दोबारा से उस औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब जैसे ही उस औरत की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी तो मैं चाहने के बावजूद भी ना वहां पे रुकना चाहता था, ना ही उस औरत की मदद करना चाहता था। आज मैं मुसलसल बाइक को भगा रहा था और मैं किसी भी किस्म का मसला अफोर्ड नहीं कर सकता था। जैसे ही मैं वहां से मजीद आगे आया तो उस दौर में यहाँ पे ब्रिज मौजूद नहीं था, बल्कि जहाँ पे रोड ख़त्म हुआ करता था वहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक बहुत ही बड़ा सा पार्क मौजूद था और उस पार्क के सामने बहुत सारा कचरा पड़ा होता था। जैसे ही मैं उस पार्क के करीब पहुंचा, यानी कि लेफ्ट साइड पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, मुझे वहां पहुंचते ही 2 बच्चों की रोने की या चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। ये जो आवाज़ें थीं ये इतनी वाज़ेह आवाज़ें थीं कि बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा था कि 1 से ज़्यादा बच्चे या कम से कम 2 बच्चे बहुत ही बुरी तरह चीख चीख के रो रहे हैं। बहरहाल जैसे ही मैंने इन आवाज़ों को सुना तो मैंने कचरे की तरफ देखा, लेकिन उस कचरे के पास ना कुछ मौजूद था ना ही बच्चे मौजूद थे। अब कचरे की तरफ देखने के बाद जब मैंने दोबारा से सामने देखना शुरू किया और मैं सीधा कलंदरिया की तरफ बढ़ता चला गया तो मैंने देखा कि मेन कलंदरिया चौरंगी से आप समझ लें 10 या 15 फीट पहले 2 छोटे छोटे बच्चे जो कि मुश्किल से 8 या 10 महीने के होंगे या आप कह सकते हैं कि 1 साल के होंगे, वो बाकायदा रोड के ऊपर लेटे हुए और ना सिर्फ लेटे हुए, बहुत बुरी तरह चीख चीख के रो रहे हैं। अब इस मेन रोड पे इन बच्चों का, इतने छोटे बच्चों का इतनी रात में मौजूद होना, ये मेरी समझ से बाहर था। पहले मैं समझा कि शायद ये जैसे मांगने वाली होती हैं या बेचारी कुछ इस तरह की खवातीन हैं जिनके घर मौजूद नहीं है, शायद ये उनकी फैमिली के बच्चे हों और उन्होंने रोड पे लिटा दिया हो। लेकिन ये कैसे खुदगर्ज माँ बाप थे, ये कैसी माँ थी जो इतने छोटे बच्चों को रोड पे छोड़ के ना सिर्फ चली गई थी बल्कि उसने खबर भी नहीं ली थी कि बच्चों के ऊपर अल्लाह ना करे कोई गाड़ी चढ़ जाए या उनकी डेथ हो जाए। अब जैसे ही मैंने उन 2 बच्चों को देखा तो अल्टीमेटली मैंने बाइक की स्पीड को स्लो किया और बिल्कुल उन बच्चों के बराबर में आके खड़ा हो गया। अब तक मैं इन बच्चों को नॉर्मल समझ रहा था और मुझे लग रहा था जैसे ये इंसान के बच्चे हैं। जैसे ही मैंने बाइक उन बच्चों के बराबर में आके रोकी, आप यकीन करें कि जब मेरी नज़र उनकी शक्लों पे पड़ी तो उनकी जो शक्लें थीं वो बहुत ही खौफनाक शक्लें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन बच्चों के जो चेहरे हैं वो जले हुए हैं और इसके साथ साथ उनकी जो आंखें थीं, उनकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरे पे या उनकी आंखों पे पड़ी तो मैंने फौरन से बाइक को स्टार्ट किया और दोबारा से दौड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि उस पॉइंट से मेरे घर का जो रास्ता था मुश्किल से 3 या 4 मिनट का रास्ता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 3 या 4 महीने का रास्ता है और मैं इतने डिस्टेंस पे आ चुका हूं। अल्लाह का शुक्र, जैसे तैसे गिरते पड़ते जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने अपने घर पहुंच के सुकून का सांस लिया। लेकिन जब मैं सोने के लिए लेटा
तो मुसलसल मुझे महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है और मुसलसल मूव कर रहा है। इसी दौरानिए में न सिर्फ मुझे शदीद बुखार हो चुका था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तबीयत बतदरीज खराब से खराब होती चली जा रही है। ये पूरी रात मैंने बहुत ही बेचैनी के आलम में गुजारी और सुबह जब मेरी मदर उठ के मेरे पास आई तो मैंने उनको बताया कि रात में मैंने इस तरह से 2 बच्चों को देखा है। अब मेरी मदर ने जब मेरा टेम्परेचर चेक किया तो उनको भी अंदाजा हो चुका था कि मुझे शदीद बुखार हुआ है। खैर, उसके बाद जो मेरी मदर थी उन्होंने मुझ पे दम दरूद किया, उसके अलावा मुझे मेडिसिन दी। तब कहीं जाके 2 से 3 दिन में मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई। अब मैं उस दौर में, उस एज में, खासतौर पे उस ईयर में अपनी इस जॉब को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि एक तो वैसे ही फादर मौजूद नहीं थे, दूसरा मैं चाहता था कि मैं अपने कदमों पे खड़ा हूं और जो भी मेरे तालीमी अखराजात हैं मैं उनको खुद ही पूरा करूं। बहरहाल मेरी जो मदर थी वो इंसिस्ट कर रही थी कि ऐसी जॉब करने का या यहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अंदाजा था कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरी मदर मजीद परेशान हो जाएंगी। खैर 2-4 दिन इसी तरह गुजरे और जब मेरी तबीयत कदरे बेहतर हुई तो मैंने दोबारा से ऑफिस जाना आना शुरू कर दिया। अब मैंने जो रास्ता था उसको मजीद चेंज कर लिया था। अगर आप नागन चौरंगी से सखी हसन की तरफ आते हैं तो राइट साइड पे एक बहुत बड़ा बैंक आया करता है। अक्सर मैं ऐसा करता कि मैं सखी हसन से गाड़ी घुमाता और वापस उस बैंक की तरफ आता और उस बैंक वाली गली से सीधा अंडा मोड़ की तरफ चला जाता। अब इसी तरह 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे और तकरीबन 1 हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल रहा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं नागन चौरंगी से जब सखी हसन पहुंचा तो जैसे ही मैंने यू टर्न घुमाया तो ये जो जाने वाला रोड था, इवन के सर्विस रोड भी जो था वो खुदा हुआ था, यानी कि यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर आपने अंडा मोड़ जाना है तो आपको कलंदरिया जाना पड़ेगा या फिर बैक साइड पे जो गलियां मौजूद हैं उन गलियों से होते हुए आपको अंडा मोड़ की तरफ जाना पड़ेगा। काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा और सोचता रहा कि करूँ तो क्या करूँ। बहरहाल उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि जो पहली वाली गली है, यानी जो सीधे हाथ पे सर्विस रोड के साथ गली मौजूद है, इस गली में जाता हूँ, यहाँ से जैसे तैसे घूमता फिरता अंडा मोड़ तक पहुँच जाऊँगा। अब जैसे ही मैंने गली के अंदर गाड़ी घुमाई, अब ये लंबी लंबी गलियां हैं और इनमें आमतौर पे कोने पे गार्ड्स बैठे हुए होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उस रात वहां पे कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था, या हो सकता है कि गार्ड बैठा हो और वो चौकी के अंदर हो। खैर जैसे ही मैं गली से अंदर की तरफ आया तो लेफ्ट साइड पे एक टर्न आता है, वहां पे 2-3 पेड़ लगे हुए हैं। मुझे दूर से ही लगा कि वो जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। अब क्योंकि ये बेंगलोस थे तो मुझे लगा हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो या हो सकता है गार्ड की फैमिली की कोई औरत हो। लिहाजा मैं बाइक चलाता रहा और बाइक चलाते चलाते जब मैं उस पॉइंट पे पहुंचा जहां पे वो औरत या वो लड़की बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि रेड कलर के लिबास में, बाकायदा आप कह सकते हैं कि दुल्हन के ड्रेस में, एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई है और बाकायदा उसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसने ज्वेलरी का इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे वो कोई आम लड़की है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन है और शादी से सीधी यहाँ पे आ गई है। अब जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो जो लड़की थी उसने भी मेरी तरफ देखा। अब जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उस लड़की ने हाथ से इशारा किया। अब मैं एक कंफ्यूजन के आलम में था कि इसके पास जाऊं या ना जाऊं। इतनी रात में किसी दुल्हन का इस तरह से इस पेड़ के नीचे बैठना, ये मेरी समझ से बाहर था। बहरहाल जैसे ही मैंने बाइक उसके आगे से गुजारी तो एकदम से वो जो लड़की थी वो खड़ी हो गई। जैसे ही वो खड़ी हुई तो उसने लिफ्ट मांगने का इशारा किया। अब जैसे ही उसने लिफ्ट मांगने का इशारा किया तो पता नहीं अल्लाह जाने मेरे जहन में क्या आया
कि मैंने मेरी जो बाइक थी उसको प्रॉपरली बंद कर दिया। अब जैसे ही मेरी गाड़ी बंद हुई तो जो लड़की थी आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी, इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो खूबसूरत चेहरा है, एकदम से उसके चेहरे की जो खूबसूरती है वो ना सिर्फ ख़त्म होती चली जा रही है, बल्कि जैसे जैसे वो करीब आ रही है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका जो चेहरा है वो बहुत ही खौफनाक चेहरा है। इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर मैंने जब उसकी आंखों पे गौर किया तो उसकी जो आंखें थीं वो बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रही थीं और उसकी आंखों के गिर्द बहुत गहरे गहरे हल्के मौजूद थे। इसी दौरानिये में जब मेरी नज़र एकदम से उसके पैरों पे पड़ी तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं, ऐसा लग रहा है कि उसके पाँव पे बहुत गहरे गहरे बहुत ही अजीब से जख्म मौजूद हैं। यानी उसके पाँव से खून रस रहा था और एक अजीब सूरत-ए-हाल थी जो मेरे सामने मौजूद थी। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि जो लड़की है ये कम से कम कोई आम लड़की नहीं है। मैंने फौरन से दोबारा से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद भी ना किक लग रही थी, ना ही बाइक स्टार्ट हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस मेरा जो आखिरी वक्त है वो करीब आ चुका है। मेरे जहन में ये भी नहीं आ रहा था कि मैं कोई आयतुल कुर्सी पढ़ लूँ, कोई कुरानी सूरत पढ़ लूँ। बस मैं एक अजीब सी फिजिकल कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह यहाँ से भाग सकूं। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो उसने एकदम से उसका जो हाथ था मेरी तरफ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथ को मेरे कंधों पे रखना चाहती है। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया और मेरी नज़र उसकी उंगलियों पे पड़ी तो मैंने देखा कि उसकी जो उंगलियां हैं वो 5 के बजाय 3 उंगलियां हैं और उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ही लंबी, बहुत ही पतली उंगलियां हैं। बस जब मैंने ये मंजर देखा तो उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने एक ज़ोर से चीख मारी और मैं वहीं पे गिर के बेहोश हो गया। एक अच्छी बात ये थी कि जो मेरी मदर थी वो हमेशा कहा करती थी कि अपनी जेब में अपना वॉलेट या अपना शनाख्ती कार्ड ज़रूर रखा करो। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद होनी चाहिए जिसके ज़रिए आपकी पहचान की जा सके। जब मेरी आंख खुली, मुझे होश आया तो करीबी जो एक अस्पताल है मैं उसके अंदर मौजूद था और मेरे सामने मेरी मदर खड़ी हुई थी, एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और इसके अलावा 2-4 जानने वाले यानी दोस्त यार थे। मेरी मदर ने बताया कि ये जो गार्ड तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये गार्ड उसी गली में वहाँ पे ही जॉब किया करता है। इसको एकदम से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और जब इसको चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो अल्टीमेटली ये गली के अंदर आया और जब ये गली के अंदर आया तो इसने देखा कि दरख्त के करीब तुम्हारी बाइक खड़ी हुई है और तुम नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हो। गार्ड को लगा कि शायद कोई चोरी डकैती का सिलसिला था या हो सकता है कोई मोबाइल स्नैचर हो जो इससे मोबाइल स्नैच करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब गार्ड करीब आया तो तुम्हारे पास मोबाइल भी मौजूद था, वॉलेट मौजूद था। खैर उसने फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल की और एम्बुलेंस आई और तुम्हें अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 2 से 3 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा। इस दौरानिये में जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के जो मौज़िन साहब थे वो रोज़ाना हमारे घर पे आया करते थे और ना सिर्फ आया करते थे, हमारे पास आने के बाद मुझ पे दम दुरूद किया करते थे। इस वाक़ये को थोड़ा टाइम गुजर चुका है, लेकिन जैसे ही मुझे ये सारे वाक़यात याद आया करते हैं तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बल्कि खौफ की वजह से मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है। उसके बाद से मैंने, मेरी मदर ने, मेरे तमाम दोस्तों ने, बल्कि आप समझ लें मेरे जो करीब व जवार के घर थे, उन सारे लोगों ने तौबा कर ली थी कि रात के औकात में ख़ास तौर पे सखी हसन वाली जो पट्टी है जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद है उसकी तरफ से या उसके करीब से न कभी गुजरेंगे न गलती से उस तरफ देखेंगे।